जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है? इसका जो सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश यानी एमपी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद की अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन काफी समय से अस्वस्थ चल रहे हैं। उनका इलाज लखनऊ में चल रहा है और इससे पहले वो मध्य प्रदेश की राज्यपाल तथा गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के बारे में। वे 1987 से 1987 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं और आनंदीबेन पटेल का जन्म 21 नवंबर 1941 को गुजरात के एक गांधीवादी परिवार में हुआ था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्न में से किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरी डब्ल्यू जैक्सन। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि नासा ने अपने पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इनका नाम था, उनके नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखने की बात कही है। एरोनॉटिक्स के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति 1951 में मैरी डब्ल्यू जैक्सन की नियुक्ति उन्होंने की थी। इस समिति को 1958 में राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कहते हैं नासा, उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। उन्होंने 1942 में हैम्पटन इंस्टीट्यूट से गणित और फिजिकल साइंस में जो है उन्होंने डिग्री हासिल करी थी। उन्होंने इसके बाद कुछ समय तक गणित के टीचर के रूप में भी मैरीलैंड के स्कूल में अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा की है कि वे दुनिया भर में अपने सभी कितने रिटेल स्टोर को हमेशा के लिए बंद कर रहा है। तो इसके बारे में वहाँ बता दें आपको, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 83। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में घोषणा करी है कि दुनिया भर में उसके जो 83 रिटेल स्टोर हैं वो हमेशा के लिए बंद कर रहा है। अब कंपनी की तरफ से ये जारी बयान में कहा गया है कि उसका जो फोकस है वो ऑनलाइन स्टोर पर ज़्यादा रहेगा, इसलिए कंपनी जो रिटेल स्टोर है उसको बंद कर रही है। कंपनी रिटेल टीम के लोगों को सेल्स और सपोर्ट को लेकर ट्रेनिंग भी देगी और ग्राहकों को पहले की तरह सेवा का अनुभव होता रहेगा। तो कंपनी ने यह भी कहा है कि वो बदलते हालात में डिजिटल स्टोर Microsoft.com पर फोकस करेगी और इन्वेस्ट भी करती रहेगी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब डिजिटल इंडिया भी हमने बात करी है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है और उसी तरह से जो नेक्स्ट है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज़ डिजिटल। तो यहाँ पर अब बात हो रही है डिजिटल की। देखिए आपने ये महसूस भी किया होगा, अपनी निजी ज़िंदगी में महसूस किया होगा कि आप पहले मोबाइल का इस्तेमाल उतना नहीं करते थे जितना आज करने लगे हैं। आप पहले स्मार्ट टीवी अगर देखते होंगे, सुनते होंगे तो कुछ ही घरों में होता था, अब स्मार्ट टीवी ज़्यादा घरों में होने लगा है। तो उसके ज़रिए अब आप देखिए जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है तो सिनेमा घर भी बंद हैं। तो उसके बाद आपने ये महसूस किया होगा जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं
उन पर जो मूवीज़ हैं वो बॉलीवुड की रिलीज़ होने लगी हैं। तो डिजिटल हो रहा है पूरा इंडिया, डिजिटल हो रहा है पूरा देश, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये फैसला लिया है कि वो जो अपने 83 के रिटेल स्टोर्स थे उसको बंद करके वो ऑनलाइन मार्केट की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा, डिजिटल स्टोर की तरफ ज़्यादा फोकस करेगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज हेतु निम्न में से किस बैंक को बनाने का फैसला किया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्लाज्मा बैंक। इसके लिए हमने दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में भी बात करी थी। तो प्लाज्मा एक तरीका है जिससे जो है ये कोशिश करी जा रही है कि जो कोविड के मरीज़ हैं उनको सही किया जाए। आपसे मैंने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात करी थी कि इसमें होता क्या है कि एक प्लाज्मा के ज़रिए जो व्यक्ति बीमार होता है उसमें ठीक हुए और संक्रमित हुए व्यक्ति के प्लाज्मा को डाला जाता है उसकी बॉडी में। तो यहाँ पर जो दिल्ली सरकार बात कर रही है वो उनसे अनुरोध कर रही है जिनको कोरोना वायरस ने संक्रमित किया, जिनको कोविड डिज़ीज़ को झेलना पड़ा, उसके बाद उनकी बॉडी उस डिज़ीज़ से लड़कर वापस स्वस्थ हो गई है, तो अब उनसे ये अनुरोध किया जाएगा जो प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा वहाँ पर प्लाज्मा अपना डोनेट करें, जिससे कि जो और बाकी व्यक्ति जिन बीमार हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, तो उनको मदद की जा सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीज़ की इलाज के लिए प्लाज्मा बैंक बनाने का फैसला किया है। दिल्ली में अब तक जितने भी कोरोना मरीज़ ठीक हुए हैं सरकार उन सभी को कॉल करके प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी करेगी। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही कारगर साबित हो रही है और महाराष्ट्र में भी इसके बारे में अगर हमने देखा होगा, पिछले वीडियो में जो बात करी थी हमने उसमें से ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि काफ़ी हद तक जो है जो मरीज़ हैं वो इससे सही हो रहे हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ये कहानी क्या है कि प्लाज्मा इसका एक ऐसा इलाज है जिससे 100% सही किया जा सकता है जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है। लेकिन अभी ऐसा कोई भी बात नहीं करी गई है किसी भी सरकार की तरफ या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। प्लाज्मा बैंक दिल्ली के ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस ILBS जिसे कहते हैं अस्पताल में बनाया जा रहा है। दिल्ली का प्लाज्मा बैंक देश का पहला प्लाज्मा बैंक होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका सही जवाब है ईरान, ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं उनको, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ट्रंप को गिरफ्तार करने के लिए ईरान ने इंटरपोल से मदद भी मांगी है। ईरान के इस कदम की वजह से जनवरी में बगदाद में हुए ड्रोन अटैक को बताया जा रहा है जिसमें ईरान की जो कुद्स सेना है उसके प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। इंटरपोल बहुत संगीन मामलों में वांछित अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है। इसके बाद स्थानीय अधिकारी अपने देश की ओर से उस वांछित को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल से अनुरोध करते हैं। ये नोटिस संबंधित देश का वांछित की गिरफ्तारी अथवा उसे प्रत्यार्पित करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने भारत चीन तनाव के बीच टिकटॉक समेत कितने मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? इसका जो जवाब है वो है 59। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 29 तारीख को 29 जून की बात करें तो एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया केंद्र सरकार की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से। तो उसमें ये कहा गया कि बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिनकी वजह से जो भारतीय डेटा है उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये फैसला लिया गया कि 59 कुल ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं उनको प्रतिबंध किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा, जिसमें से एक काफ़ी पॉपुलर, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, टिकटॉक भी है, इसको भी बैन किया गया है। तो केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है और इसमें एक UC ब्राउज़र भी जो है वो शामिल किया गया है। उसको एक काफ़ी चर्चित UC ब्राउज़र वेबसाइट है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी भारत में, तो इसको भी अब बैन कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के अनुसार इन ऐप्स को भारत की संप्रभुता एवं एकता, सुरक्षा और व्यवस्था के लिए नुकसानदेह होने के कारण प्रतिबंधित किया गया है, ऐसा रीज़न दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने कहा कि इन ऐप्स को मोबाइल और नॉन मोबाइल बेस्ड इंटरनेट डिवाइसेस में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और अब इनको बैन कर दिया गया है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 59 कौन कौन सी ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिनको बैन किया गया है, तो इसमें आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक अलग से हमने इसके लिए वीडियो बनाया हुआ
हुआ है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में आपको बताया गया है कि किस लॉ के तहत इसको बैन किया गया है और कौन कौन सी वो ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप्स हैं जिनको भारत सरकार ने बैन किया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि निम्न में से किस देश की सरकार ने घाटे और कम उत्पाद के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला किया है? इसका जवाब है बांग्लादेश, ऑप्शन बी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश सरकार ने घाटे और कम उत्पादन के कारण देश की सभी सरकारी जूट मिलों को बंद करने का फैसला ले लिया है। वस्त्र और जूट मंत्री गुलाम दस्तगीर गाजी ने बताया कि सरकारी स्वामित्व वाले बांग्लादेश जूट मिल निगम को कामगारों का बकाया भुगतान करने के लिए 5,000 करोड़ टका जो बांग्लादेश में चलता है उपलब्ध कराए जाएंगे। इन मिलों की मशीनें 60 से 70 वर्ष जो है पुरानी हैं और उनकी उत्पादन क्षमता 0 तक पहुंच गई है। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितहरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप यहाँ से सवाल पढ़ के ही जवाब ले जा सकते हैं। तो आपको पता है कि मुख्यमंत्री जो हैं के चंद्रशेखर राव वो कहाँ के हैं? तेलंगाना के हैं। तो आपको ये जवाब यहीं से मिल गया। अगर आप हरितहरम के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको सवाल में ही जवाब मिल रहा है और आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। और कुछ अच्छी बात यह है कि कुछ ने तो और एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो आप सभी दोस्तों से मैं कहूँगा अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में अगर देखेंगे आप तो दोस्तों के कमेंट भी पढ़िए, उसमें से आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। दोस्तों अब आपको थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दे दें तो हरितहरम कार्यक्रम के छठे चरण के दौरान लगभग 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य में ये वृक्षारोपण कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने में भी मदद करेगा। तेलंगाना का हरितहरम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम है जिसके तहत राज्य में वृक्षों के क्षेत्र को 24% से बढ़ाकर 33% यानी कि 33% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तेलंगाना का गठन एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में किया गया था। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत में अभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि अब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है थोड़ा सा इस पर भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं। जो वो एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर वो ख़त्म हो गया तो 29 राज्य पहले थे, उसके बाद वो 28 राज्य पे हो गए। तो जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो जो है 8 हो गई और 28 राज्य हो गए। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अभी की डेट में आज की डेट में 28 राज्य और 8 जो है वो गणराज्य हैं भारत में। अब बढ़ते हैं दोस्तों उस सवाल की तरफ जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। सवाल है कि भारत और भूटान के बीच हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपके ऑप्शन हैं 1000 मेगावाट, 200 मेगावाट, 600 मेगावाट या फिर 700 मेगावाट। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनको भी इन्फॉर्मेशन दें, उनको भी नॉलेज दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।